दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो विद्यार्थियों को सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं जिससे जल्दी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज हम बहुत आसान ट्रिक लेकर आए हैं। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप रिग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। एक तो है राम और एक है श्याम। तो इन दोनों के बीच में कोई ज़मीन है, उस ज़मीन का इनके बीच में मैटर चल रहा है। अब इन दोनों की ज़मीन आसपास में है और ये अपनी ज़मीन से एक रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि राम को श्याम मना कर रहा है कि भाई मैं तो रास्ता नहीं दूंगा। जबकि राम को उसके खेत में जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जब हम ऑर्डर वन देखेंगे तो ऑर्डर वन में लिखा होता है वादी और प्रतिवादी। ठीक है, पार्टी टू द सूट, मतलब सूट किन किन पार्टियों के बीच में होता है और पार्टी कैसे सूट दाखिल कर सकती है, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अंदर, किसका नाम उसमें काटा जाएगा, किसका नाम प्लेंटिफ में जुड़ा हुआ है और उसके जुड़ने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑर्डर वन से हमें यह पता चलता है कि भैया पार्टी कौन है, प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है। इस बात की जानकारी हमें ऑर्डर वन से मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर टू। अब दोस्तों देखते हैं ऑर्डर टू। अब दोस्तों, जैसे कि आपने समझ में लिया, ऑर्डर वन में समझा कि प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है। ठीक है, अब जो ऑर्डर टू है उसमें क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ सूट, मतलब दावे को तैयार करना। ठीक है, अब उसमें जो उनका मैटर था, उनको जो ज़मीन का मैटर था, विवाद चल रहा था, तो उस दावे को तैयार किया जाता है ऑर्डर टू के अंदर। अब उसमें क्या, उसका जो दावा है उसको फ्रेम किया जाएगा। उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके सारे तथ्य लिखे जाएंगे, जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है उसके तथ्य लिखे जाएंगे, और उसको क्या चाहिए, वो क्या क्लेम करता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट से, वो सारी चीज़ें इस क्लेम या इस दावे में लिखी जाएगी। इसको बोलते हैं मुकदमे को फ्रेम करना। ठीक है, मुकदमा तैयार करना। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर वन कि पता चलता है कौन पार्टी है, कौन डिफेंडेंट है, कौन प्लेंटिफ है। और ऑर्डर सेकेंड, दावा तैयार करना, फ्रेमिंग ऑफ सूट। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर थ्री। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं ऑर्डर थ्री में। ऑर्डर थ्री में क्या करते हैं, जो इसमें वाद होते हैं इन वादों का हस्तांतरण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दावा है सिविल का और वो अलग जुरिडिक्शन में आता है, अलग क्षेत्र में आता है, और तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर थ्री के माध्यम से उस दावे को एक कोर्ट से अन्य कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सेक्शन आ जाएंगे, इसमें ट्रांसफ़र जो सेक्शन आ जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों इसमें 22 से लेकर 25 तक, जिसमें बताया गया है डिटेल से कि भाई जो दावा है उसको आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको आगे बात समझ में कि दावे को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर थ्री की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब देखते हैं ऑर्डर फोर। दोस्तों ऑर्डर फोर में आता है दावे का संस्थितीकरण करना, जो आता है सेक्शन 26 में। इसको बोलते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्लेम। ठीक है, इसमें जो सेक्शन आ जाएगा दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है एग्जाम में कि दावे का संस्थितीकरण करने में कौन से सेक्शंस का यूज़ किया जाता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है सेक्शंस नंबर 26। अब देखते हैं दोस्तों ऑर्डर नंबर 5।
दोस्तों ऑर्डर 4 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दावे का संस्पष्टीकरण हो चुका था, इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लेम हो चुका था। अब दोस्तों जब दावा दायर हो गया उसके बाद में ऑर्डर 5 के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम समन्स जारी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्लेंटिफ आया कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो डिफेंड उसने अपने कागज़ डॉक्यूमेंट सारे पेश कर दिए न्यायालय के अंदर। अब क्या करेंगे, उसके माध्यम से ऑर्डर 5 के द्वारा वो समन जारी करेगा। समन के माध्यम से डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, जो साक्ष्य वगैरह हैं उन साक्ष्यों को न्यायालय में बुलाया जाएगा। तो ऑर्डर 5 के माध्यम से दोस्तों समन जारी किए जाते हैं, गवाहों को साक्ष्य को परीक्षा के लिए बुलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अपन फौजदारी मामले में या क्रिमिनल मामले में बुलाते हैं गवाहों को, वैसे इसमें भी समन जारी किए जाते हैं। बट दोस्तों इसमें क्या होता है, फौजदारी मैटर में तो पुलिस वाले के द्वारा वारंट दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं, जबकि इसमें दस्ती द्वारा भी समन दिए जा सकते हैं प्लेंटिफ को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ऑर्डर 6 होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो प्लेंटिफ होता है उसके द्वारा अभिवचन किए जाते हैं। उसमें बोला जाता है कि भाई जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे सत्य कथन कथित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारे बीच में जो दो पार्टियां थी, एक तो वादी था राम और एक था प्रतिवादी जो श्याम था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। तो दोस्तों ऑर्डर 7 के माध्यम से जो राम है वो अपना वाद प्रार्थना पत्र पेश करेगा, किसमें, ऑर्डर 7 के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ जो श्याम है, जो अपना प्लेंटिफ है, जो अपना डिफेंडेंट है दोस्तों, वो ऑर्डर 8 में जो लिखित वाद पत्र है, जो अपना लिखित कथन है, वो यहाँ पर शो करेगा, वो अपना लिखित यहाँ पर अपने को बताएगा दोस्तों। अब इन दोनों के जो वाद पत्र है वो न्यायालय के पास आ गए ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 के माध्यम से, ठीक है, आ गए। अब उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अब उसकी आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब दोस्तों क्या होता है कि ऑर्डर 9 के माध्यम से राम और श्याम दोनों को न्यायालय में बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर 9 के माध्यम से इन दोनों को न्यायालय में उपस्थिति शो करनी पड़ेगी, अपनी हाजिरी शो करनी पड़ेगी। अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट, और हाजिरी है तो हाजिरी, जो उनको इसमें न्यायालय में उपस्थिति देनी पड़ेगी ऑर्डर 9 के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। फिर ऑर्डर 10 का देख लेते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर 10 में क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर 9 में अपने देखा था दोनों उपस्थित हो गए, दोनों न्यायालय में आ गए। फिर ऑर्डर 10 के माध्यम से जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो क्या करेगा दोस्तों, उन दोनों को बुलाने के बाद में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश करे हैं, जो उन्होंने एफिडेविट लगाए हैं, जो किस बात का दावा करते हैं, ठीक है, उन सभी दावों का कोर्ट के द्वारा उन दोनों के साक्ष्यों का, उन दोनों के पक्षकारों की परीक्षा ली जाएगी, कि भाई उन दोनों से पूछा जाएगा भाई तुम्हारा मैटर क्या है, तुम क्या चाहते हो, उस चीज़ की उनके से डिमांड की जाएगी। तो इसको साफ साफ बोलेंगे अपन तो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर 10 के माध्यम से पक्षकारों की परीक्षा ली जाती है, ठीक है। उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, उनका पार्टीज का एग्जामिनेशन किया जाता है, किसके द्वारा, बाई कोर्ट के माध्यम से। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर 10 सब क्लोज 1 का सब क्लोज ए ये कहता है कि मध्यस्थता, मध्यस्थता मतलब क्या होता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि दोनों का जो मैटर है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला नहीं है, या फिर छोटा मैटर है, तो न्यायालय ये प्रयास करता है कि ऑर्डर 10 क्लोज 1 सब क्लोज ए के माध्यम से उन दोनों का निपटारा वहीं करवाने की कोशिश करता है, उन दोनों को समझाइश बुझाइश के माध्यम से उनके बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ऑर्डर 10(1)(a) के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं ऑर्डर 11। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा ऑर्डर 10 के अंदर उनको दोनों को परीक्षा की गई, उनके पक्षकारों की समझाइश की प्रयास भी किया गया, मध्यस्थता का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो नहीं माने। फिर जो लास्ट में कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर 11 के माध्यम से जो भी उनके दस्तावेज हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनको न्यायालय में मंगवाता है, उन जो डॉक्यूमेंट है उनको प्रकट करने का आदेश देता है, और उनको निरीक्षण करता है, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करता है, एग्जामिन करता है,
ठीक है। जो भी दस्तावेज जो प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, तो न्यायालय उन डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करता है, उनका निरीक्षण करता है ऑर्डर 11 के माध्यम से दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर 12। दोस्तों ऑर्डर 12 के माध्यम से जो पक्षकार की बात होती है, जो पक्षकार के जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को, उन दस्तावेजों को प्रकटीकरण करने के बाद, उनका एग्जामिनेशन करने के बाद में ऑर्डर 12 के माध्यम से उन दस्तावेजों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उन दस्तावेजों को जो उसने पेश करे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों। फिर वहीं अपन ऑर्डर 13 देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर 13 हमने लिया है। तो ऑर्डर 13 में दोस्तों ये बताया गया है, जो दस्तावेज प्लेंटिफ ने पेश करे हैं, ठीक है, उन दस्तावेजों में से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो रियल में लगता है कि जो मुकदमे की जान है, या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो असली वजह है वाद सुलझाने की, तो न्यायालय क्या करेगा, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उनको तो अपने पास रख लेगा, और जो बिना काम के डॉक्यूमेंट है, जो फालतू डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट वापस जो पक्षकार है, जो वादी है, उसको वापस लौटा देगा दोस्तों। तो ऑर्डर 13 के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनको न्यायालय अपने पास रख लेता है, और जो अमहत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनको वापस प्लेंटिफ को लौटा देता है दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर 13 भी समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों हम एक कहानी के माध्यम से समझ रहे हैं। उम्मीद है आपको स्टेज बाय स्टेज समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 14। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जो प्लेंटिफ है डिफेंडेंट कोर्ट में आ गए, ठीक, ऑर्डर 10 के माध्यम से। फिर ऑर्डर 11 के माध्यम से उन्हें दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए, कोर्ट ने उनका निरीक्षण कर लिया। ऑर्डर 12 के माध्यम से जो कोर्ट है उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी, दस्तावेजों को किसको स्वीकार करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ऑर्डर 13 के माध्यम से जो कोर्ट है उसने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास रख लिया, और जो बिना महत्वपूर्ण वो वापस लौटा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर 14 है, ये कहता है जो विवाद होता है, विवाद की वजह क्या है। अब तक तो कोर्ट क्या प्रयास कर रहा था, कोर्ट ये प्रयास कर रहा था कि जो उन दोनों का जो विवाद है वो वहीं के वहीं समाधान हो जाए, ठीक है। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम तो पूरी लड़ाई ही लड़ेंगे। इसलिए फिर जब लास्ट में कोर्ट ने दस्तावेज मंगाए, उन दोनों को सुना, उन दोनों के साक्ष्य की परीक्षा करी, तब उनके बाद में जो विवाद होता है उस विवाद की वजह उनको पता चलती है। तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर 14 के माध्यम से जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होता है, जो इश्यू ऑफ फ्रेमिंग होता है, वो यहाँ पर डिस्कस करता है। तो यहाँ पर जो क्या विवाद बनता है, क्या विवाद उत्पन्न हुआ है, और इन दोनों के बीच में क्या विवाद है, उस विवाद को यहाँ पर ऑर्डर 14 में बताया गया है। उसको यहाँ पर विवादक बोला जाता है, जो एक ग्रीन कलर का पेपर होता है दोस्तों। क्या होता है, ग्रीन कलर का पेपर होता है विवादक, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है विवाद की, भाई क्या विवाद था, कैसे विवाद हुआ, और क्या इसका वो होगा, ठीक है, किन किन के बीच में विवाद हो, वो सारी चीज़ें ऑर्डर 14 के माध्यम से विवादक पर लिखी होती है सिविल मामले के अंदर दोस्तों। इससे पता चलता है कि क्या मामला है और क्या मैटर है, किस बात को लेकर इनका विवाद चल रहा है दोस्तों। ये बात हो गई ऑर्डर 14 की दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर 15 की। यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर 15 आता है मामले के अंदर। ऑर्डर 15 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है विवाद की जब वजह पता चल गई है आप न्यायालय को, ठीक है। तो ऑर्डर 15 के माध्यम से न्यायालय क्या करता है, उन दोनों की प्रथम सुनवाई करता है एक विधिवत रूप के माध्यम से। तो प्रथम सुनवाई के अंदर भी न्यायालय ये प्रयास करता है कि इनका जो विवाद है इसका निपटारा यहाँ कर दिया जाए। वादी और प्रतिवादी को समझाने का भरपूर प्रयास किया जाता है ऑर्डर 15 के माध्यम से, जब प्रथम सुनवाई की जाती है, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो मामले को यहीं से रफा दफा कर दिया जाता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर बाद में जो पूरी प्रोसेस है सिविल मामले की, वो कंटिन्यू आगे चलती रहती है दोस्तों। अब देखते हैं ऑर्डर 16 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ऑर्डर 16 की। दोस्तों ऑर्डर 16 में क्या होता है कि जब भी कोई, जो ये मान लीजिए कि जो गवाह है या फिर जो व्यक्ति है, अगर वह कारागार में बंद है, तो जो कारागार में बंद जो साक्ष्य होते हैं उन साक्ष्य को साक्ष्य के लिए समन जारी किया जाता है। तो जो बंदी कारागार में बंदी है उनको समन करने के लिए
ऑर्डर 16A के माध्यम से या ऑर्डर 16 के माध्यम से समन जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑर्डर 5 के अंदर भी हम समन जारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर 16 है और 16A है उन दोनों पर ऑर्डर 5 के जो नियम हैं वो पूरी तरह से लागू होंगे, पूरी तरह से वैलिड होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर 16 और ऑर्डर 16A जो कारागार में बंद साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, उनसे साक्ष्य करने के लिए समन जारी किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऑर्डर 17 में बात आती है कि मान लीजिए कोई गवाह था या फिर प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, अगर मामले में नहीं आया, ठीक है, पैरवी करने के लिए नहीं आया, सुनवाई पर हाजिर नहीं हुआ, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसको अगली डेट जारी कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर 17 के माध्यम से क्या होता है कि जो एडजर्नमेंट होता है, जो आपने सुना होगा न्यायालय में, जब तारीख नेक्स्ट आगामी पेशी दी जाती है, तारीख दी जाती है, तो उसी कोर्ट की भाषा में उसको स्थगन बोलते हैं और एडजर्नमेंट बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट पेशी देना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थगन करना। अगर कोई पार्टी अगर मामले की सुनवाई करने के लिए नहीं आती है तो उस मामले में एक आगामी तारीख दी जाती है, उसको बोलते हैं स्थगन करना या फिर एडजर्नमेंट करना दोस्तों। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं ऑर्डर 18 की दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए ऑर्डर 18 आ गया, ऑर्डर 18 में क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे ऑर्डर 18 में सुनवाई। ठीक है, अब सुनवाई कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि ऑर्डर 17 के माध्यम से तो आपने केस ले ली, ठीक है, लेकिन क्या करा कि ऑर्डर 18 के माध्यम से दोनों पार्टियां आ गई। अब दोनों पार्टी आने के बाद में क्या होता है, हम करेंगे सुनवाई। सुनवाई मतलब क्या, न्यायालय सुनवाई करेगा उनके बीच में। ठीक है, उनको फुल सुनवाई का मौका देगा, उनको फुल हियरिंग करेगा, उनके जो भी दस्तावेज उन दस्तावेजों को चेक करेगा। ठीक है, जो उन्होंने साक्ष्य दिया है उन साक्ष्य को पढ़ेगा। ठीक है, उनका क्या मैटर है उस मैटर को सुनेगा। सारी जितनी भी जो भी उनकी परीक्षा हुई है, उनके साक्ष्य हुए हैं, उनके गवाह हुए हैं, उन सभी पर सुनवाई करेगा। तो उसमें कोर्ट बारीकी से उनकी हर एक चीज़ को चेक करेगा दोस्तों, ऑर्डर 18 के माध्यम से। ठीक है, और फिर जो ऑर्डर 19 आएगा दोस्तों, उसमें जो एफिडेविट लगाए हैं पार्टी के द्वारा, उस एफिडेविट का अध्ययन किया जाएगा, उस एफिडेविट की सुनवाई की जाएगी दोस्तों, ऑर्डर 19 के माध्यम से। ठीक है, ऑर्डर 19 के माध्यम से एफिडेविट की सुनवाई करी जाएगी, एफिडेविट पे बहस की जाएगी, एफिडेविट पर चर्चा की जाएगी, एफिडेविट पे साक्ष्य लिए जाएंगे दोस्तों ऑर्डर 19 के माध्यम से। अब दोस्तों ऑर्डर 19 को करने के बाद में अब ऑर्डर 20 में आता है दोस्तों निर्णय। अब कोर्ट ने वादी और प्रतिवादी के सारे दस्तावेजों को चेक कर लिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर लिया है, उनको सुनवाई का उचित मौका दे दिया गया है, फिर उनके जो एफिडेविट होते हैं उनका पर भी साक्ष्य लिया जा चुका है। तो अब ऑर्डर 20 के माध्यम से लास्ट में बात आती है एग्जीक्यूशन निर्णय की, डिग्री की बात आती है दोस्तों। जब यहाँ पर निर्णय किया जाता है सिविल मामले के अंदर, तो उस निर्णय को यहाँ पर डिग्री बोला जाता है दोस्तों, जो सेक्शन 33 से लेकर 35 तक बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जजमेंट वगैरह होते हैं सिविल के अंदर, वो दोस्तों सभी ऑर्डर 20 के माध्यम से किए जाते हैं। और फिर जो जजमेंट आता है दोस्तों, उस जजमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों, वो आता है ऑर्डर नंबर 21 में, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो भी जजमेंट का जो आदेश आएगा दोस्तों, वो आदेश की पालना किस में करेंगे अपन, ऑर्डर नंबर 21 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर 21 है, इसमें जो एग्जीक्यूशन होगा जजमेंट का, वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे करा जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों पार्ट 1 था। अब फिर हम पार्ट 2 को वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर हम इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।